तो आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी में फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले मैं 2 साइंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वीडियो में मेरी देख लीजिएगा। तो चलिए पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है 1206 में भारत में गुलाम राजवंश की स्थापना किसने की थी? हु स्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया इन 1206? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 3। इसका गुलाम कौन था? वो था इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था और उसको जो खत्म करा था वो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका काम खत्म करवाया था और खुद इल्तुतमिश ने इसका काम करवाया था। और इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो थी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहली महिला शासिका कौन थी, तो आप सिंपल सा आंसर लगा देंगे रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की ही बेटी थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक टोकन के रूप में जिसने ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे दिया गया नाइटहुड लौटाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सैयद अहमद खान, स्वामी दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले? ये फ्रेंड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये इस वीडियो का। ठीक है, एक तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जो कि बेचारा शांतिपूर्ण तरीके से लोग एक पार्क के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, और उन पर क्या करा, चारों तरफ गेट बंद करवा दिया। अब सोचिए, इंसान तो भाग सकता नहीं और चारों तरफ फौज खड़ी कर दी जाए तो क्या हुआ ना, धाड़धड़ गोली चला दी। उसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, बेचारे बहुत लोग से मरे थे इसमें। ठीक है ना। तो इस नरसंहार की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने क्या दिया था? नाइटहुड की उपाधि दी थी। नाइटहुड की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि हुआ करती थी उस जमाने में। ठीक है, तो ये किसने लौटाया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। तो राइट आंसर होगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सब जानते ही हैं, विश्व भारती की स्थापना इन्होंने की थी। दूसरा, इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में जो सबसे पहले जो साहित्य का अवार्ड जीता था वो जीता था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नोबेल के क्षेत्र में, यानी साहित्य के क्षेत्र में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न के मध्य रेडक्लिफ रेखा सीमा निर्धारित करती है। द रेडक्लिफ लाइन सेट द बाउंड्री बिटवीन द फॉलोइंग? तो सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो रेडक्लिफ लाइन है वो किन 2 देशों के बीच में है? तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक मैकमोहन लाइन पूछा जाता है आपसे, एक रेडक्लिफ लाइन पूछा जाता है, एक डुरंड लाइन पूछा जाता है, 38 डिग्री समांतर रेखा पूछा जाता है, पाक स्टेट पूछा जाता है। ठीक है, ये सब मैंने क्वेश्चन कराए हैं, समझ लीजिए, आपका रिवीजन ही है। तो ऑप्शन दिए हैं भारत या म्यांमार, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान। तो फ्रेंड, जो रेडक्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। लेकिन भारत चाइना के बीच में भी एक लाइन है जिसका क्या नाम है? मैकमोहन। अगर मैकमोहन पूछेगा तब हम लगाएंगे भारत और चाइना। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 71, 72, 73 या 74? तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और 74 भी इंपॉर्टेंट है। 74 से क्या आया था? म्यूनिसिपल, नगर पालिका, शहरों के लिए नगर पालिका और गाँव के लिए ग्राम पंचायत। तो किसके द्वारा लाया गया था? 73 के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 73। और 74 भी इंपॉर्टेंट है। इससे अगर पूछेगा नगर पालिका के बारे में, अगर आपसे पूछेगा तो आप आंसर लगेंगे 74 अमेंडमेंट। ठीक है ना। अगला सवाल है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए? तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता ही होगा, हमारा जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान भी, लचीला संविधान है हमारा। और इस हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ स्रोत लिए हैं। जैसे कि सपोज डेट आपसे अगर पूछेगा मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए, तब आप आंसर लगाएंगे अमेरिका। अगर आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य, तब आप आंसर लगाएंगे यूएसएसआर, यानी उस जमाने यूएसएसआर था, अब तो रशिया है, आप आंसर रशिया लगाएंगे। तीसरा, समवर्ती सूची पूछा है, तो समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर 3। अब समवर्ती सूची होती क्या है? समवर्ती सूची वह सूची होती है, यानी इन पे उन धाराओं के बारे में बताया गया जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन के कारण, इंटरप्रिटेशन के कारण, स्कैटरिंग के कारण या भाई रिफ्लेक्शन के कारण? तो फ्रेंड्स, आप सब देखते हैं हमें आकाश रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र हमें नीला दिखाई देता है,
डूबता हुआ सूरज हमको लाल दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों दिखाई देता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ फिनोमा होगा ना। अगर आपने प्रकाश चैप्टर पढ़ा होगा ध्यान से, क्योंकि प्रकाश चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का, जिससे हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और रेलवे में तो खासकर ये बहुत उनका फेवरेट चैप्टर रहता है प्रकाश का। तो फ्रेंड, आकाश का नीला दिखाई देता है क्यों? ड्यू टू स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर होगा आपका प्रकीर्णन। अगर यहाँ पे सवाल पूछता सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, डूबता हुआ सूरज क्यों देखना लाल दिखाई देता है, क्यों देता है, उसका रीजन भी यही होता है, स्कैटरिंग। ठीक है ना। अगला सवाल है, मिरर्स आर यूज टू लुक बैक इन व्हीकल्स। वाहनों में पीछे देखने के लिए दर्पण प्रयोग होता है। तो आप देखते हैं, आप बाइक को चलाते हैं या कार वगैरह आपके पास होगी, तो साइड में मिरर, छोटा सा मिरर रहता है, जिससे आप साइड में देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, ओवरटेक वगैरह, तो आप पता कर लग जाता है आपको गाड़ी चलाते समय। तो उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या समतल उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड, जो साइड मिरर जो होता है, जो साइड में छोटा सा लगे रहता है, अगर उसके बारे में आपसे पूछेगा, जो सवाल पूछ रहा है, तो आप आंसर लगाएंगे कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। लेकिन अगर हेडलाइट की बात करेंगे, जैसे आप गाड़ी वगैरह के आगे जो हेडलाइट होती है, आगे की जो लाइट होती है जो प्रकाश को फैलाती है, उसमें होता है आपका अवतल दर्पण। यहाँ से दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और जब आप नाव के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो दर्पण होता है वो भी अवतल दर्पण होता है, और जो टार्च वगैरह के आगे लाइट लगी होती है वो भी अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? कितना फंडामेंटल कॉन्सेप्टुअल सवाल पूछा गया है आपसे। यानी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम विच कंसिस्ट ऑफ 10 प्रोटॉन्स एंड 11 न्यूट्रॉन्स? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल की या परसों की साइंस वीडियो में मैंने आपको सवाल पढ़ाया था। एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है? अगर आपसे द्रव्यांश संख्या पूछेगा तब आप आंसर लगाएंगे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आपसे सिर्फ एटॉमिक नंबर पूछेगा, जो कि सवाल पूछ रहा, तो आप आंसर लगाएंगे सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो इसमें कितने प्रोटॉन है? इसमें 10 ही प्रोटॉन है, तो आंसर भी हमारा 10 ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरह के एग्जाम में सवाल आपसे पूछता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप तुरंत इसका आंसर लगा देंगे, नहीं तो मैक्सिमम लोग इसका 10 और 11 21 करके आंसर आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि वो द्रव्यांश संख्या हो जाएगा। अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज? तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानते हैं, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, जिसके द्वारा सारी बैंकिंग पॉलिसी जो भी लागू होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही लागू होती है। नोट्स छापने का काम भी यही करते हैं। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। दूसरा, ये सबसे पहले स्थापित कब हुआ था? ये स्थापित हुआ था 1935 में। लेकिन आपको ये आंसर नहीं लगाना है, आपसे पूछा नेशनलाइज कब हुआ था, तो नेशनलाइज हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। अगला सवाल है, सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की? द गवर्नमेंट टुक एक्शन अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंड अनटचेबिलिटी? तो आप सब जानते हैं, पहले छुआछूत बहुत चलता था। जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट वाले को छूते नहीं थे, इवन तो उनको तो वो मंदिर तक भी नहीं जान दिया जाता था। मतलब बहुत सारे होता था, बहुत बुरी बुरी कुरीतियाँ थी, जिसके लिए खिलाफ राजा राम मोहन राय ने बहुत लड़ाई भी लड़ी थी। फिर हमारे अम्बेडकर जी ने इसके खिलाफ इस संविधान वो लेके आए, कानून लेके आए कि एक इंसान इंसान से भेदभाव कर रहा है। अब ये सोचिए आप, कितनी गलत बात थी कि एक इंसान इंसान से भेदभाव कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम उस पर तो नहीं जाएंगे, हम इसके सवाल पे जाएंगे। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है आपका आर्टिकल नंबर 17, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। अगर कोई आपका ऐसा करता है तो आप तुरंत उसके खिलाफ जाके FIR करा सकते हैं थाने में, और तुरंत उसको पुलिस पकड़ लेगी इस आर्टिकल के अंतर्गत। अगर पुलिस भी ना सुने तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। ठीक है ना। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज इम्प्लांटेड इन आई डोनेशन? नेत्र दान में दाता की आंख से किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख या रेटिना? तो फ्रेंड, बहुत से लोग सोचते होंगे जब अगर आंख दान कर रहा है तो वो सोचते होंगे पूरा आंख निकाल लेते होंगे इंसान के। ना, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आई डोनेट करता है मरने के बाद अपने, तो उसका सिर्फ कॉर्निया जो नहीं काला काला हिस्सा होता है, खाली वही दान किया जाता है, पूरी आंख नहीं निकाली जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा कॉर्निया, ऑप्शन नंबर 2। रेटिना क्या काम होता है? तो रेटिना का क्या काम होता है? जो भी हम चीज़ देख रहे हैं, जो भी प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है वो रेटिना पे ही बनता है। ठीक है। अगला सवाल है, एक कंप्यूटर अपनी सभी गणितीय तार्किक गणनाएं करता है। एक कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल इट्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन मेमोरी यूनिट में, आउटपुट यूनिट में, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU में, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट में? तो आप जानते हैं CPU में ही करता है भाई। CPU क्या है? उसका दिमाग है। कंप्यूटर दिमाग हम किसको बोलते हैं? CPU को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका भी राइट आंसर होगा हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो अभी मैं परसों ही आपको उत्प्रेरक के ऊपर एक बहुत अच्छा लेक्चर मैंने आपको दिया था कि उत्प्रेरक काम क्या होता है। इनका काम सिर्फ होता है रासायनिक अभिक्रिया में या तो बढ़ा देना या घटा देना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जो एंड आउटपुट निकलता है उसमें इनका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो मैंने हाइड्रोजनीकरण नहीं बताया था। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन जो हमें वनस्पति तेल बनते हैं वो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनते हैं, तो उसमें एक उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, इसका नाम है निकेल। तो राइट आंसर होगा आपका निकेल। अगला सवाल है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार एंड सन। तो आप देखते होंगे सूरज में कितनी ज़्यादा एनर्जी है, तारे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसका एनर्जी का स्रोत क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल की बैटरी की तरह इसमें चार्ज कर लेते होंगे और ये चमकते होंगे। कितनी एनर्जी इनके अंदर, सोचिए पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं लोग, पूरे संसार को एनर्जी दे रहे हैं। तो इनके एनर्जी का मुख्य सोर्स क्या है? अब आप भाभा एटॉमिक सेंटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको सब पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन, सॉरी फ्यूजन, फिजन विखंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। और सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन होना, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी सही नहीं है पूछा गया है। पहला दिया हुआ है इन्होंने, हाइड्रोजन एक तत्व है। दूसरा ऑप्शन दिया हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। तीसरा दिया हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा सही नहीं है? तो पहला तो सही है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पर। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, ये भी सच बात है। और चौथा ऑप्शन क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। लेकिन हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है, ये गलत है। हाइड्रोजन समस्थानिक होते हैं कितने? 3, 1H1, 1H2, 1H3। आपने पढ़े होंगे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यही स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में।